एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था फ्लक्स का और फिर गॉस लॉ का, और आज उसके एप्लीकेशंस अपन देखने वाले हैं। एप्लीकेशन में अपन ये देखेंगे कि गॉस लॉ यूज करके हम कैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था, इनफाइनाइट शीट, या फिर हमने स्फीयर की वजह से लिखा, शेल की वजह से लिखा, इनसाइड आउटसाइड पॉइंट्स, वो सारे आज हम डिराइव करेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो चलिए रिवीजन करते हैं जल्दी से। फ्लक्स की बात थी, फ्लक्स को मैंने आपको बताया था कि क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन एरिया केप्ट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे आपको दिखा रखा है इस डायग्राम में कि अगर एक एरिया ए है ये, और इससे जितने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से पास होंगी नॉर्मली, वो कहलाएगा कि इस ए से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे ये एरिया इस चार्ज से दूर जाएगा, वैसे वैसे इससे फ्लक्स कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो रही हैं, वही यहाँ नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही हैं। तो फ्लक्स फ्रॉम बी इज लेस देन फ्लक्स फ्रॉम ए, और फ्लक्स को हम लिखते थे फाई से। ठीक है, फाई से इसको डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। समझ में भी आता है, ये होता है ई इंटू एरिया, ऐसा लिखा जाता है ना। दिस इज न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा ऐड कर सकते हैं इन चीजों को। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने बात करी थी कि जब एक गॉसियन सरफेस, जब गॉस लॉ में बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक है, तो जब फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है तो इसको पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं, जब फ्लक्स अंदर की तरफ आता है तो इसे नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं। तो यस, फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आप डायग्राम में आराम से देख पा रहे हैं इस बात को। फिर हमने बात करी थी कि फ्लक्स कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो होगा। इस बारे में अगर बात करें तो जब एकदम परपेंडिकुलर सरफेस रखी हुई है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उसको बिल्कुल नॉर्मली क्रॉस करते हुए जा रही हैं, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, एंड दिस फ्लक्स कैन बी रिटन एज ई इनटू ए। जब सरफेस के बिल्कुल पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं तो फ्लक्स जीरो होगा, और वो होगा बिल्कुल मिनिमम यहाँ पे। और किसी और एंगल पे, जब एंगल किसका देखना है, बात ध्यान रखिएगा हमेशा, एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर का, एरिया वेक्टर का एंगल देखना है हमें हमेशा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैंने बताया था सरफेस और एरिया वेक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो ये एन कैप लिखा हुआ है, दिस इज द एरिया वेक्टर। जैसे यहाँ पे ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर दिस इज एरिया वेक्टर। जैसे यहाँ पे अगर ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर दिस इज एरिया वेक्टर। सो एंगल देखना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों का एंगल अपने को चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको इस सरफेस के साथ एंगल दे देते हैं क्वेश्चन में, आपको ऐसा एक सरफेस बना के दे देगा, देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपको ये एंगल दे देगा, दिस एंगल इज लेट्स से 60 डिग्री। तो आपको एरिया वेक्टर के साथ एंगल चाहिए व्हिच विल बी 30 डिग्री, और द cos थीटा में आप 30 डिग्री रखेंगे। तो ध्यान रखना है एरिया वेक्टर वाला एंगल हमेशा लेना है। ओके, तो जब किसी एंगल पे होगा तो फ्लक्स हो जाएगा ई cos थीटा इंटू ए, या ई ए cos थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी को हमने लिखा था ई डॉट ए के हिसाब से। तो फ्लक्स because of a uniform electric field can be given as E dot A। 0 डिग्री है तो E हो जाएगा, 90 डिग्री है तो 0 हो जाएगा। ये बात हम यहाँ पे अभी तक देख चुके थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे मुझे क्या आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक रेक्टेंगुलर है एरिया है जिसके साइड्स हैं 5 एंड 10 सेंटीमीटर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको 60 यहाँ पे दे रखा है, और एंगल सही है, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल है 60, तो डायरेक्ट 60 यूज कर सकते हैं। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चन तो जल्दी हो जाने चाहिए, जल्दी आंसर चाहिए मुझे। बताइए क्या आंसर है। 2500।
वापस बोल। 2500। और यूनिट सर वो कन्वर्ट सेंटीमीटर में ही। कन्वर्ट करो भैया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। आंसर जब कुछ नहीं दिया तो ऐसा यूनिट में ही देना चाहिए हमेशा। तो ई आपको दे रखा है 100। एरिया ऑफ दिस 25। रेक्टेंगल इज 0.5। 0.5 तो नहीं होगा, चेक करते हैं। 0.25। हाँ 0.25 या 2.5 चेक कर लेते हैं एक बार कितना आंसर आ रहा है यहाँ से। 5 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स इंटू 10⁻⁻4। -4 कहाँ से आया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो 10⁻⁻4 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 होता है हाफ, तो ये हो जाएगा, देखिए कितना, 5 या इसको 50 मान लेते हैं, 50 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2। सो आंसर इज 25 इंटू 10⁻⁻2 या फिर 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, सो आंसर इज 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ध्यान रखो हमेशा यूनिट का भी, यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। सेकंड इसी में पूछा है कि अगर थीटा 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो कॉस 0 होता है 1, रख देते हैं, मैक्सिमम आ जाएगा। फॉर थीटा इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये हो जाएगा 100 इंटू एरिया इज 50 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.50। दिस विल बी दी मैक्सिमम फ्लक्स जो इससे पास हो सकता है अगर एंगल 0 होता है। एंगल 0 मतलब ये एरिया ऐसा होता और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस तरीके से निकल रहा होता। 0 एंगल किसके बीच में है? एरिया वेक्टर, दिस वेक्टर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच का एंगल 0 है। तो मैं बार बार आपको ये बात इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन इसमें होता है, कई बार आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। आप थीटा सरफेस के साथ ले लेते हैं जबकि वो लेना किसके साथ है? एरिया वेक्टर के साथ, इसलिए मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ बार बार। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने बात करी कि जब अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इसका फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने बोला था कि भैया आप एक छोटे छोटे एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उससे जो फ्लक्स निकलेगा उसको हमने लिखा और उसको फिर इंटीग्रेट कर दिया फॉर ऑल द सरफेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इससे आप निकाल सकते हैं। देन अगर एक क्लोज सरफेस की बात है तो कैसे निकालें? तो क्लोज सरफेस पे आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से करना वही है, आपने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लिया, इस एरिया से आपने देखा कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है और उसको फॉर कंप्लीट सरफेस आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन का साइन बनता है ना, इसमें साइन पे एक ये सर्कल बनता है। इस सर्कल का मतलब होता है फॉर द क्लोज लूप, फॉर द क्लोज्ड लूप ऐसा, या फॉर द क्लोज्ड एरिया, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, फॉर द क्लोज्ड एरिया, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड एरिया, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड एरिया। तो जब भी ऐसा साइन बना हुआ हो मतलब पूरे एरिया को हमें इसको कंसीडर करना है, क्लोज एरिया पे हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कोई खास बात नहीं है, साइन का डिफरेंस है, सिर्फ करना हमें इंटीग्रेशन ही है, जैसे आज तक आप करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही आपको। फिर हमने गॉस लॉ की बात करी, हमने बोला कि भैया गॉस लॉ के हिसाब से ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स किसके बराबर होना चाहिए? Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, वेयर Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड। अब इसका एक प्रूफ अपन छोटा सा देख लेते हैं। प्रूफ अपन लेंगे कि स्फीयर को कंसीडर करके। तो हमने क्या बोला है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, इसके आसपास हमने एक r रेडियस का स्फीयर मान लिया। ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है एंड दिस इमेजिनरी स्फीयर इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ से गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस हमने एक मान ली, एक इमेजिनरी सरफेस है, क्लोज सरफेस है स्फीयर। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस मान ली, हम इससे देख लेते हैं कि फ्लक्स कितना निकल रहा है और उसको कंपेयर कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया और हम जानते हैं कि भैया यहाँ अगर सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है हमेशा। तो सोचो आप कोई भी अगर एरिया एलिमेंट लोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर मिलने वाला है, क्योंकि रेडियल सरफेस, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऐसा है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। इस बात पे अब मैं फिर से नहीं आऊंगा, हम जानते हैं ये बात कि सरफेस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में हो गए। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि कितना आपको फ्लक्स मिलने वाला है। तो फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है? फ्लक्स निकालने का तरीका है इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर द क्लोज्ड लूप। अब cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और यहाँ हमने देखा कि वो एंगल 0 डिग्री है। तो जब 0 है तो हम सीधा सीधा इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो हर एक एरिया के करस्पॉन्डिंग, हर एरिया जो यहाँ पे सरफेस पे कंसिडर करोगे, उस हर एरिया के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज है और हर एक पॉइंट से r डिस्टेंस पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम मिलने वाला है, kq/r²। तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, सिर्फ एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं। और यहाँ पे जब आप एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो हम जानते हैं कि भैया एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होता है 4πr²। तो एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया विल गिव यू 4πr²। पुट करते हैं दोनों वैल्यूज यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह डाला अपन ने ये kq/r², इंटीग्रेशन डी की जगह डाला 4πr², मिला यहाँ से आपको ये k की जगह 4π कैंसिल, बचा फाइनली q/ε0। और यही तो कहता है गॉस लॉ कि जब एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज q रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला नेट फ्लक्स कैन बी गिवन एज q/ε0। अब हालांकि ये अपन ने प्रूव किया स्फीयर को लेके, लेकिन ये हर एक के लिए वैलिड है, तो उसमें हमें चिंता की बात नहीं है। क्योंकि देखो कोई रैंडम भी अगर होता ना, तब भी हम ये बात कह सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, आपने एक गॉसियन सरफेस तो लिया ये स्फीयर वाला, बाहर के जो सरफेस है वो रैंडम सरफेसेस हैं, कोई भी सरफेसेस ले रखे हैं, लेकिन हर एक से जब आप फ्लक्स की बात करोगे, आप करोगे कि द फ्लक्स कैन बी गिवन एज q/ε0। उन सबसे फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि आप चाहे ये एरिया ले लो बाहर वाला, चाहे ये ले लो, चाहे ये एरिया ले लो, इन सब के अंदर एक ही चार्ज बैठा हुआ है विच इज चार्ज q। तो आप बोलेंगे कि इन सबसे जो फ्लक्स निकलने वाला है वो फ्लक्स हमेशा सेम होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वो कोई भी आर्बिट्रेरी एरिया हो सकता है, उस हमेशा उससे आप फ्लक्स ले सकते हैं q/ε0। दिस इज द नेट फ्लक्स। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। If a charge q is enclosed by an arbitrary closed surface, then the total electric flux phi e through the closed surface is given by this integral E dot dA q enclosed by ε0। q enclosed is charge within the closed surface। ये बात अपन ने कल तक पढ़ ली थी। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं। एक तो ये कि the total electric flux through the closed surface depends only on the charge enclosed by the surface, and the charges present outside the surface will not contribute to the flux। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरीके का एक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज यहाँ पे q1 रखा हुआ है, बाहर एक चार्ज q2 रखा हुआ है, तो जो आप फ्लक्स लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आएगा। फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, अगर मैं लिखूं phi e थ्रू दिस क्लोज सरफेस कैन बी गिवन एज q1/ε0। इस q2 का इस पे कोई असर नहीं होगा, फ्लक्स के केस में कह रहा हूं मैं। ठीक है, फ्लक्स के केस में उसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। बिल्कुल ठीक बात है, अगर इसमें q1 को उठा के यहाँ से यहाँ भी पुट कर दो ना, तब भी उससे जो टोटल फ्लक्स आने वाला है वो उतना ही आने वाला है। हालांकि कल हमने जो बातें करी थी वो सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करी थी कि क्यूब अगर है और क्यूब के सेंटर पे जब हमने रखा था तो हम बात कर रहे थे कि हर फेस से कितना आ पा रहा है। तो अगर हर फेस की बात करनी है तो सिमेट्रिसिटी देखनी जरूरी है, लेकिन अगर टोटल फ्लक्स देखना है तो आप चार्ज को कहीं भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, जो हमने अभी ऊपर इक्वेशन देखी q/ε0, उसके लिए हमने स्फेरिकल सरफेस चूज करी। ठीक है, दिस इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस इज टू बी चोजन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज था, तो मैंने शेप कैसे ली थी, यहाँ पे स्फेरिकल शेप ली थी। ठीक है, और ये ऐसा स्फेरिकल शेप क्यों लिया? ताकि मुझे इसके हर पॉइंट पे जो फील्ड मिल जाए वो सेम मिल जाए, और दूसरी बात हर पॉइंट पे फील्ड परपेंडिकुलर मिल जाए, इसलिए मैंने एक स्फेरिकल शेप यहाँ पे कंसीडर करी। अब सोचो अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज होता, ऐसा एक मेरे पास चार्ज होता, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ऐसा एक चार्ज अगर होता, तो इस बार मैं स्फेरिकल शेप नहीं बना सकता, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि स्फीयर बनाऊंगा तो हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस बार मैं शेप कैसी बनाऊं, यहाँ पे कैसी गॉसियन सरफेस लूं? तो गॉसियन सरफेस लेने का एक फंडामेंटल रूल ध्यान रखना, हमेशा ऐसी सरफेस लो जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हर पॉइंट पे सेम मिल जाए, परपेंडिकुलर मिल जाए या जीरो मिल जाए।
ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, या तो सेम हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, या जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लेता हूँ, एक सिलेंड्रिकल शेप ऐसे लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूँ सर। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ना, ये गॉसियन सरफेस है। इसके बिल्कुल एक्सिस पे वो लाइन चार्ज रखा हुआ है। तो सोचो क्या होगा, इस लाइन चार्ज की वजह से जो भी फील्ड आएगा ना, वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, और दोनों तरफ बिल्कुल सेम आएगा और परपेंडिकुलर आएगा। यस, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड हमेशा ऐसा है, और ये फील्ड इस एरिया के पैरेलल है, और हम जानते हैं कि जब एरिया के पैरेलल फील्ड चलता है, लाइन ऐसी चल रही है, एरिया के क्रॉस नहीं कर रही, तो उसका फ्लक्स जीरो होता है। तो जो भी फ्लक्स आएगा वो सिर्फ यहाँ से आएगा, और उसमें भी हमें एक बात अच्छी समझ में आ गई कि हर पॉइंट पे फील्ड भी सेम है और परपेंडिकुलर भी है। तो अपन आराम से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। आगे हम हालांकि इसको देखेंगे, हम इसको प्रूव करने वाले हैं आगे चल के, लेकिन गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सर बोलो। फ्लक्स तो सारे जगह निकलते हैं ना? हाँ, फ्लक्स सब तरफ से निकलेगा बिल्कुल, पर फ्लक्स तो कब वो तो निकलेगा, सिलेंडर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है उसको, तब फ्लक्स वहां से निकलेगा। हमने यहाँ जो ये चार्ज, लाइन चार्ज लिया है ना, दिस लाइन चार्ज इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज यस की वजह सर। से जो फील्ड आता है वो हमेशा इसके ऐसे आता है, हमेशा ऐसा फील्ड आएगा उसके लिए। ओके सर। हाँ, the Gaussian surface to be chosen depend on the type of charge configuration and the kind of symmetry existing in the charge configuration. Symmetry यहाँ पे देख के हम इसको चूज करेंगे। तो जैसे यहाँ बता रखा है, एक पॉइंट चार्ज के लिए आपने स्फेरिकल सिमेट्री देखी। Cylindrical and planar Gaussian surface can be chosen for another kinds of charge configuration. ये हम आगे चल के प्रूव करेंगे, तो हम देख भी लेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे एक जो खास बात है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो इक्वेशन लिखी ना अभी, phi e is equal to integral e dot ds is equal to q enclosed by epsilon naught, ये आपने इक्वेशन लिखी। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये किस किस वजह से, ये उन सारे चार्जेस की वजह से है जो चाहे अंदर है चाहे बाहर है, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ अंदर वाला है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक बार आपसे जेई में क्वेश्चन पूछ लिया गया था स्टेटमेंट फॉर्म में। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर यहाँ पे एक सरफेस है, जैसे हमने सरफेस यहाँ पे ले रखी है, लेट्स से दिस सरफेस, ठीक है, ये सरफेस है, इसके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, एक अंदर है एक बाहर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेट फ्लक्स इस सरफेस से पास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ Q1 या सिर्फ Q2 या दोनों पे। तो इसका आंसर था सिर्फ Q1 पे, जो फ्लक्स इससे पास होगा वो सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे डिपेंड करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि सरफेस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ Q1 पे, सिर्फ Q2 पे, या दोनों पे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन बोथ ऑफ दीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से होगा किसी भी पॉइंट पे। हमने पहले ही बोला है कि ये इमेजिनरी सरफेसेस है। इमेजिनरी सरफेस मतलब यहाँ पे एक्चुअली कोई सरफेस है नहीं। आप ये पॉइंट अगर लेंगे तो ये आप हवा में एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, और हम जानते हैं कि जब दो चार्जेस के आसपास एक पॉइंट है तो उस पर दोनों की वजह से फील्ड आने वाला है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फील्ड जब आप लिखते हैं तो आप वहां जितने भी चार्ज प्रेजेंट है उन सबकी वजह से लिखेंगे, जबकि आप जब बात करेंगे इस फ्लक्स की, गॉस लॉ की, तो आप सिर्फ उस अंदर वाले चार्ज को कंसिडर करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर। ठीक है, so electric field is due to the charges present inside and outside the Gaussian surface, but charge Q enclosed denotes the charge lies within the Gaussian surface. तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि electric field on both inside and outside charge जबकि ये Q enclosed है only inside charge, इस बात को ध्यान रखना है। Okay. तो ये बातें हो गई आपकी गॉसियन सरफेस से रिलेटेड, गॉस लॉ से रिलेटेड। आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा उसी पे बेस्ड फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट सरफेस, आप फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे हैं, ए, उसमें एक चार्ज सेंटर पर रखा है +Q। यहाँ पे दो सरफेसेस बता रखी हैं इस तरीके से, और इन सरफेसेस के बाहर यहाँ पे एक प्लस चार्ज Q है, एक माइनस चार्ज यहाँ पे Q है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज एरियाज A1 एंड A2। ठीक है, आपको A1 और A2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। चलिए बताइए मुझे, A1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, A2 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है, गॉस लॉ आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। बताइए A1 से फ्लक्स कितना लिखूं, देख के बताना है। बोलो बोलो, A1 से फ्लक्स कितना लिखा जाए, क्या कहता है गॉस लॉ। जल्दी भाई, इतना डिस्कशन किया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बस सीधी सी बात है ना, यही है और क्या है भैया। जो एरिया यहाँ पे है, इफ दिस एरिया इज A1, तो इसके अंदर जो चार्ज है बस उसी की वजह से आएगा, उसी की वजह से टोटल फ्लक्स आएगा। इतना सोचने का इस बार में, गॉस लॉ ने यही बोला है। गॉस लॉ क्या कहता है कि Q एनक्लोज्ड यहाँ कितना है, Q एनक्लोज्ड इज Q, तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा A1 से वो कितना होगा, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, खत्म। और A2 का बताओ, अब A2 के बताओ। नहीं होगा सर उसमें। जीरो फ्लक्स होगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, Q एनक्लोज्ड इसके लिए जीरो है, तो फ्लक्स थ्रू A2 जीरो होगा, खत्म बात। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आसपास कौन से चार्ज हैं नहीं है, कितनी लाइंस इसके अंदर आ रही हैं जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं देखना है हमें। अगर एक क्लोज सरफेस है तो गॉस लॉ तुरंत दिमाग में चमकना चाहिए। क्या कहता है कि उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो फ्लक्स होगा, अदरवाइज फ्लक्स नहीं होगा। अब वो चाहे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, उसके आसपास 1000 चार्जेस रखे हुए हैं, अगर उसके अंदर एक भी चार्ज नहीं है, कोई फ्लक्स उसके पास नहीं होगा। नेट फ्लक्स जीरो। इसका मतलब क्या होता है कि नेट फ्लक्स जीरो है। नेट फ्लक्स का जीरो ना मतलब इधर से फ्लक्स, ये लाइन अंदर आई तो बाहर चली भी गई, इसको कहते हैं नेट फ्लक्स जीरो होना। अगर कोई लाइन अंदर आई तो बाहर गई भी, तो नेट फ्लक्स यहाँ पे होगा जीरो। तो बस सीधा सीधा ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, नेट फ्लक्स इज जीरो फ्रॉम दिस सरफेस। इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, नेट फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इनका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब सेकंड आप करके बताइए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बताइए इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा। ये -10 क्यू बाहर है, +5 क्यू और -2 क्यू अंदर है। आंसर आने चाहिए मेरे पास। 3Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बाई 6 क्यों आया। सर 6 फेस है मतलब इसके। आपसे एक फेस से पूछा है क्या, आपसे टोटल फ्लक्स पूछा है। हाँ सर, तो 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या, बस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाला हिसाब रहता है, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड यहाँ पे कितना है, क्यू एनक्लोज्ड नेट अपने को देखना चाहिए। ये दोनों अंदर हैं, दोनों अंदर है, तो क्यू एनक्लोज्ड आप इसके लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे +5Q -2Q। नेट एनक्लोज्ड चार्जेस +3Q। तो यहाँ से आपको मिलेगा फ्लक्स थ्रू द क्यूब कैन बी गिवन एज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, खत्म। और तेरा जो बाई 6 तूने बोला ना वो भी गलत था। मतलब अगर मैं यहाँ पे पर फेस भी कहता ना तब भी वो गलत था। क्यों गलत था, क्या ये चार्ज यहाँ पे सेंटर पे रखे हुए हैं, नहीं, यहाँ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्जेस का, तो आप इसको बाई 6 नहीं कर सकते डायरेक्ट। अगर चार्ज इसके सेंटर पे होता तो हर फेस से बराबर बराबर निकला होता, हम कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बाई 6 करते, बट दिस इज नॉट इक्वली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए वो भी गलत। ठीक है, so net flux is q enclosed by epsilon naught which is 3q by epsilon naught। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आप लोगों को, यस और नो। यस सर। चल चलिए ठीक है, अब अपन आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे। पहला जो हमारा एप्लीकेशन है वो है फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से कितना फील्ड इस पे आने वाला है। ठीक है, ये हमारा पहला एप्लीकेशन है। तो देखते हैं
इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, मतलब यहाँ पे ऐसा इन्फिनिट वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। मैंने आपको पहले बताया था, लैम्डा मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, ऐसा लिखा जाता है लैम्डा को। तो यहाँ पे 1 मीटर की लेंथ पे लैम्डा कोलॉम चार्ज होगा, आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यूनिट अगर आप लेंथ लेते हैं 1 मीटर लेंथ, तो इस पे लैम्डा कोलॉम चार्ज होगा, ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कहती है, ठीक है। अब इसकी वजह से अपने को फील्ड देखना है किसी पॉइंट पी पे, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पे है। अब ये फील्ड, मुझे फॉर्मूला चाहिए फील्ड का, लेकिन मैं प्रूव करूंगा गॉसियन सरफेस लेके या गॉस लॉ को यूज करके। कैसे करेंगे उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे फील्ड देखता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो फील्ड की डायरेक्शन किस वजह से होगी, देखो ध्यान से। यहाँ जो सामने चार्जेस हैं, इसकी वजह से फील्ड ऐसा होगा, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, उसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो जैसे इस डायरेक्शन में आएगा, जैसे यहाँ पे बता रखा है। और यहाँ नीचे जितने भी चार्जेस हैं, उसकी वजह से फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड होता है हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, इस तरीके से। और ये यहाँ पे है, तो इसकी वजह से होगा इस डायरेक्शन में। पर क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर करूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ ऐसा, तो इससे ऊपर जितने चार्जेस हैं, इससे ऊपर नीचे भी उतने ही चार्जेस मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट एक रॉड है। तो सोचो कि जितने ऊपर चार्जेस हैं उन सबकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, सिमिलरली जितने नीचे हैं उन सबकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा। क्या इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बचेगा सिर्फ इस डायरेक्शन में बचेगा। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आती है कि आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी पॉइंट ले लो, उस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ड्यू टू दिस कंप्लीट रॉड या कंप्लीट वायर, वो हमेशा अवे फ्रॉम दी आने वाला है, इस तरीके से हमेशा रेडियली अवे यहाँ से आने वाला है। अब आप चाहे वो पॉइंट यहाँ लेते तो आप कहते हैं कि फील्ड इधर आएगा, चाहे पॉइंट यहाँ लेते तो कहते हैं फील्ड इस तरफ आएगा। तो हमेशा ये रेडियली अवे फील्ड मिलने वाला है। और क्योंकि एक वायर, ये पेन जैसे मैंने हाथ में रखा है, तो इस पेन के चारों तरफ कोई भी आप पॉइंट उठा लो, एक पेरीफेरी बना लो, एक सर्कल बना लो, इस सर्कल का कोई भी पॉइंट उठा लो, हमेशा रेडियली अवे आपको ये फील्ड यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को अपन यूज करेंगे गॉसियन सरफेस डिसाइड करने। तो यहाँ हम गॉसियन सरफेस कैसे डिसाइड करने वाले हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस डिसाइड करने वाले हैं। तो मैंने मान लिया कि एक इनफाइनाइट रॉड थी, इस इनफाइनाइट रॉड पे एक एल लेंथ का मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर किया है, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे फील्ड अगर देखा जाए, तो पहले मैं बात करता हूँ इस सरफेस के हर पॉइंट पे, ठीक है। जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे अगर बात करूं, तो अभी हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पे एक एरिया कंसिडर करता हूँ छोटा सा, तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा रेडियली आउटवर्ड आपको फील्ड मिलने वाला है, और जो एरिया है, एरिया वेक्टर भी हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों है आपस में पैरेलल, यहाँ पे फ्लक्स मिलेगा मैक्सिमम E इंटू एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सरफेस तो हो गया कर्व्ड सरफेस। अब बचे दोनों ऊपर नीचे वाले सरफेसेस। इनसे अगर देखो तो फील्ड तो हमें पता है कि आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हमेशा रेडियली आउटवर्ड मिलने वाला है। और अगर इस सरफेस की बात करूं, तो इस पे अगर एरिया देखा जाए तो आएगा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर हो गए परपेंडिकुलर, और ऐसा जब भी होता है तो फील्ड फ्लक्स हो जाता है 0। तो मतलब यहाँ पे जो नेट फ्लक्स अपने को मिलने वाला है, वो इधर से भी 0 मिलेगा, इस वाले एरिया से भी, इस वाले से भी 0। जो भी फ्लक्स मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस से मिलने वाला है। और कर्व्ड सरफेस से कितना मिलेगा, तो अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसिडर करूं DA, और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखूं ऐसा, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। मैं इसके 3 सरफेसेस में नाम दे देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस सरफेस को नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, और इस नीचे वाले सरफेस को नाम देता हूँ C, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लक्स फ्रॉम B एंड फ्लक्स फ्रॉम C, ये तो हो गए 0। क्यों हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है इस परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, इन दोनों ही जगह पे ऐसा सीन है, इसलिए यहाँ तो हो गया 0। बात करते हैं फ्लक्स फ्रॉम A की, तो वो कितना होगा, इंटीग्रल E डॉट DA, ये हो जाएगा यहाँ का एरिया वेक्टर। और अब दूसरी बात अपने को समझ में आती है कि क्योंकि ये बीच का एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, और इससे सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, R डिस्टेंस पे सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर पॉइंट जो इस कर्व्ड सरफेस पे है, बीच में एक्सिस पे वो चार्ज रखा हुआ है। अब उससे आप सिलेंडर का हर एक कर्व्ड पॉइंट देख लो, वो सारा R डिस्टेंस पे होगा इस एक्सिस से। तो मतलब हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो भी सेम होगा। तो यहाँ पे अपन फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जैसे फील्ड को कांस्टेंट माना, वो बाहर आ गया, बचा इंटीग्रल
ठीक है ऐसा। और यहाँ एक कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, जल्दी बोलो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जल्दी 2 भाई। पाई आर। अरे 2 पाई आर पेरीफेरी होती है रे, जल्दी बोलो इसका एरिया कितना लिखूं। 2 pi r 2 h। पाई आर आर एच। 2 पाई आर एल, हाँ यहाँ पे हाइट एल है तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये इसका हो गया कर्व्ड सरफेस का एरिया। ओके, अब ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि फ्लक्स ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है भैया। अब अपने को चाहिए गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या कहता है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज एनक्लोज्ड है, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग बाहर आएगा। तो क्यू एनक्लोज्ड अगर मैं इसमें लिख पाऊं तो मैं इसको लिख पाऊंगा, इस पूरे फ्लक्स को क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। क्यू एनक्लोज्ड कैसे लिखें, तो इस सरफेस के अंदर का चार्ज मुझे देखना है यहाँ से यहाँ तक का। मुझे पता है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की एल है, तो चार्ज मुझे मिल गया लैम्डा इंटू एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ विल गिव यू द चार्ज। यहाँ से मिल गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। सॉल्व कर लो जल्दी से, यहाँ से ई आपको मिल जाएगा कितना, लैम्डा एल से एल कैंसिल हो गया बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसको ऐसा लिख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरीके से लिखा जा सकता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक सारी, यस और नो? यस सर। ठीक है ठीक है। अब यही आपने पहले भी प्रूव किया था, याद करो एक बार। आपने जो मुझे भेजी भी थी कुछ लोगों ने बना के, एक डायग्राम बना के, यहाँ देखो ये आपने प्रूव किया था तब भी। और यहाँ पे देखिए क्या आया था फॉर्मूला, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ ए ले लिया था अपने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एक लीनियर चार्ज वो था डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से ए डिस्टेंस पे अभी अपन ने आर डिस्टेंस ले लिया। इस डायग्राम को आप ऐसे वर्टिकल कर लो तो वही मिल जाएगा आपको एज इट इज। यहाँ पे आपने ये बोला था कि जब इनफाइनाइट हो जाएगा ये, एल इज मच मच लेस देन ए, मतलब इनफाइनाइट रॉड की बात यहाँ पे हो गई थी। तो इनफाइनाइट रॉड के केस में क्या आंसर आया था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक के बराबर, और वो ये आपको अभी यहाँ भी मिल गया है, ठीक है। तो गॉस लॉ से भी अपन यही सारी बातें प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो आई गेस यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई आपको कि कैसे प्रूव करना है, कैसे आपको गॉसियन सरफेस मानना है। तो गॉसियन सरफेस मान के सबसे पहले आपने फ्लक्स को लिखा इस फॉर्मूला से, ई डॉट डी ए से आपने फ्लक्स लिखा, और उस फ्लक्स को इक्वल किया आपने गॉस लॉ वाले फॉर्मूला से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से। इससे जो इक्वेशन बनी यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक आध सरफेस इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा जो सरफेस है इससे रिलेटेड वो है आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट। ऐसा एक शीट है यहाँ पे, एक प्लेन शीट है ये इस तरीके की, जिसपे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा, ठीक है। इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अपने को देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डिस्टेंस आर पे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ऐसा डायग्राम है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे अपने को फील्ड देखना है, दिस इज इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे परपेंडिकुलर यहाँ पे इस आर डिस्टेंस पे फील्ड आपसे पूछा गया है। तो इस बार अपन गॉसियन सरफेस कैसा लें, तो गॉसियन सरफेस फिर से अपने को ऐसा लेना चाहिए जहां पे उस पूरी सरफेस पे फील्ड या तो इक्वल मिले या जीरो मिल जाए या परपेंडिकुलर हो जाए, ये अपने को चीजें देखनी थी। तो अपन ने इस बार जो सरफेस लिया है वो सरफेस इस बार अपन ने फिर से लिया है एक सिलिंड्रिकल सरफेस जो इसको क्रॉस करता हुआ यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का पूरा सरफेस अपने ऐसा ले रखा है, ओके। अब इस सरफेस को अगर ध्यान से देखें तो फिर से ये इनफाइनाइट शीट है, और इनफाइनाइट शीट भी आपने प्रूव किया था, याद कीजिए। इनफाइनाइट शीट आपने प्रूव किया था एक डिस्क को इनफाइनाइट बना के, जब हमने इसको पढ़ा था तो आपने किया था। यहाँ देखिए हाँ, एक डिस्क को आपने प्रूव किया था चार्ज डिस्क। तो चार्ज डिस्क के केस में आपने ये सारी चीजें प्रूव करी, फाइनल आंसर आपने अपना ये बताया। फिर आपने क्या बोला कि अगर इसमें आर
जो है या आर बहुत बड़ा हो जाए, अगर आर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या होगा, ये पूरी चीज हो जाएगी जीरो, सॉरी ये पूरी चीज हो जाएगी जीरो क्योंकि आर इज इन्फिनिटी, ये पूरी टर्म हो गई जीरो, बचा आपके पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड ये देखो हर जगह कांस्टेंट है, इसमें ना तो कोई डिस्टेंस की बात है ना ही कोई साइज की बात है, सिग्मा एक कांस्टेंट बात है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला था कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनाइट चार्ज शीट, यहाँ पे आपने लिखा था इसे। और ये फील्ड हमेशा कैसा था, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह ये एक जैसा फील्ड आपको मिलने वाला था, एक कांस्टेंट फील्ड आपको मिलने वाला था। ठीक है, तो यही बात अपन यहाँ से फिर से प्रूव सकते हैं। तो इस बार अपन ने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो फिर से एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर ऐसा लिया है जो आगे से यहाँ तक पूरा इस तरीके से है। अब अपन देखें कि यहाँ पे फ्लक्स कहाँ कहाँ से पास हो सकता है, तो फिर से अपने पास 3 एरियाज है, एक इसका है पूरा कर्व एरिया, कर्व सरफेस, दूसरा ये इस तरफ वाला एरिया, तीसरा ये इस तरफ वाला एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो हर पॉइंट पे जो फील्ड है ना वो ऐसा फील्ड है, यहाँ पे हर पॉइंट पे फील्ड इससे बाहर निकलता हुआ ऐसा फील्ड है। अब अगर ऐसा फील्ड है तो इस कर्व सरफेस से क्या कोई फ्लक्स पास होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस के पैरेलल फील्ड यहाँ से बाहर जा रहा है, इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं भी इसको कट नहीं कर रहा है। जो भी फील्ड है वो हमेशा जैसे अगर ये कर्व सरफेस है तो फील्ड यहाँ पे हमेशा इसके पैरेलल चल रहा है, हर तरफ डायरेक्शन में इसके पैरेलल फील्ड है, तो इससे कर्व सरफेस से कोई पास नहीं होगा। जो भी फ्लक्स पास होगा वो कहाँ से होगा, यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा। तो ठीक है, अपन इसको ऐसा कर लेते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। एरिया अपने को कौन सा लेना है, जो ये वाला एरिया बचा है ये वाला एरिया लेना है अपने को, इधर से और इधर से। ठीक है, अगर मैं इसको ए एरिया मान लेता हूँ, ठीक है, लेट्स से एरिया इज ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू 2a। 2a क्यों कर लिया मैंने, एक इधर से फ्लक्स पास हो रहा है, एक इधर से फ्लक्स पास हो रहा है, दोनों बाहर निकलते हुए, ये भी यहाँ से बाहर आ रहा है, ये भी यहाँ से बाहर आ रहा है, दोनों बाहर निकलते हुए, इसलिए मैंने दोनों को ऐड कर लिया। बाहर निकलता हुआ फ्लक्स इज पॉजिटिव। यहाँ ध्यान रखना, फ्लक्स इज नॉट अ वेक्टर, फ्लक्स वेक्टर नहीं है कि आप बोलो कि भैया ये फ्लक्स इधर है और ये फ्लक्स इधर है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, नहीं, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर बाहर निकलता हुआ है तो पॉजिटिव है, अंदर आता हुआ है तो नेगेटिव है। ये फ्लक्स इस एरिया से बाहर आ रहा है, पॉजिटिव काउंट होगा, ये भी यहाँ से बाहर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव काउंट होगा।